गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ खोटा का सीरीज जो चल रहा है 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न का। आज चौथा क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस अपलोड हो चुके हैं। रात 8 बजे आपको लाइव देखने को मिलता है, तो आप सभी लाइव जरूर जुड़ जाएं रात के 8 बजे। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक दिन किसी तरह का कोई भी सवाल हो या हमारा टेस्ट सीरीज हो या ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना हो, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दिए गए हैं, वहां से ज़रूर ज्वाइन करें। और क्लास का पीडीएफ पाने के लिए आरपी करियर क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न, और साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्न हम चर्चा भी करते जाएंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है कि डाह नाटक के मुख्य पात्र कौन है? डाह नाटक के मुख्य पात्र के रूप में किसे माना गया है? मुख्य पात्र कौन है? विराट, विवेक, शेखर, जग्गा। डाह नाटक के बारे में चलिए आया है तो हम चर्चा करें। से कई बार बता चुके हैं। डाह नाटक किनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो लेखक हैं सुकुमार। सुकुमार लेखक हैं। सुकुमार जी के द्वारा डाह नाटक लिखा गया है। पूछता है सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है? तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा। कल एक क्वेश्चन में हम चर्चा किए थे कि इनके पिताजी का क्या नाम है। इनके पिताजी का क्या नाम है, इनके माताजी का क्या नाम है? विश्वनाथ विश्वकर्मा इनके पिताजी का नाम है, माताजी का राधा देवी नाम है। हम लेखक परिचय में भी ये चीज़ें पढ़ा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि सुकुमार जी का जन्म कब हुआ था? तो वर्ष 1956 में सुकुमार जी का जन्म हुआ था। वर्ष 1956 में सुकुमार जी का जन्म बोकारो जिला के भेंडरा गांव में हुआ था। अब यहाँ क्वेश्चन पर आते हैं, डाह नाटक के मुख्य पात्र कौन है? तो डाह नाटक के मुख्य पात्र में कौन आते हैं? तो वो आते हैं विवेक। डाह नाटक के मुख्य पात्र में कौन आते हैं? विवेक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विवेक। ठीक, डाह नाटक के मुख्य पात्र में विवेक है। आखिर सभी डाह नाटक के पात्र में आते हैं विराट, विवेक, शेखर और जग्गा। विराट, विवेक, शेखर और जग्गा। ठीक, विवेक और इसके अलावा सेठ रेवती प्रसाद इसी में है, ध्रुव सिंह इसी में पढ़ना है, गुप्ता जी और बख्शी जी। बस कुल टोटल पुरुष पात्र पूछेगा तो 8 और महिला पात्र इसमें कितने हैं? 2। कौन कौन? रचना और भावना। रचना रहती है किसकी पत्नी? तो विवेक की पत्नी। और भावना रहती है किसकी पत्नी? तो विराट की पत्नी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक प्रश्न था, इससे हम कितने सारे प्रश्न के हम रिवीजन करते गए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विराट भावना कर आर्थिक स्थिति कैसन रहे? क्वेश्चन है कि विराट और भावना के आर्थिक स्थिति कैसन रहे? खराब रहे, बेस रहे, मध्यम रहे या बहुत बेस रहे? एकर सही आंसर हो तो विराट भावना की आर्थिक स्थिति कैसन हले? खराब हले। ठीक है, एकर आर्थिक स्थिति बढ़िया न रहे। विवेक, और देखिए यहाँ आ गया ना, विराट और भावना ये दोनों पति पत्नी थे, विवेक और रचना दोनों पति पत्नी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, विराट विवेक के कौन चीज से मारल है? ईर्ष्या के भावना ने, बदला लेने के भावना ने विराट जो है विवेक को गोली मार देता है। किस चीज से गोली मारता है वो आपको बताना है, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। विराट विवेक के कौन चीज से मारल है? AK-47 से, राइफल से, पिस्तौल से या धनुष से? तो सही आंसर का हो जी तो विराट मारल है पिस्तौल से। विराट विवेक के कौन चीज से मारल है? तो पिस्तौल। एक सही आंसर हो जी तो। ठीक है, अगला है, विराट कौन सजा सुनावल गए? विराट के कौन सजा सुनावल गए? फांसी के सजा, उम्र कैद के सजा या फिर रिहाई के, या फिर एकर में कौन होना? एक सही आंसर हो जी तो फांसी के सजा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा, इसको कौन सा सजा सुनाया गया? फांसी का सजा सुनाया गया। किसके मारने के जुर्म में? तो विवेक को गोली मार देने के जुर्म में। ठीक है, शेखर पूछ सकता है विवेक का भाई का नाम क्या था? तो इसका शेखर नाम था। शेखर कैसा पात्र था? शेखर क्या करता था नाटक में?
तो शेखर क्या था? एक किसान था। शेखर का यदि चर्चा आएगा तो शेखर क्या था? एक किसान था। जो फैक्ट्री में लोग काम करते थे, क्या नाम था? रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स फैक्ट्री, इसका मैनेजर कौन था? तो ध्रुव सिंह इसका मैनेजर था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। डा नाटक के मुख्य पात्र में आपका कभी विवेक देगा, कहीं विराट भी देता है। ठीक है, जहाँ विवेक नहीं मिलेगा वहाँ आपको विराट करना है, नहीं तो फिर विवेक करना है। मुख्य पात्र में विवेक रहता है। ठीक है, पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डाह नाटक ओतन पोतन पर विचार कौन लिखल है ना? डाह नाटक ओतन पोतन पर विचार जो है किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्के झा के द्वारा। किसके द्वारा? एक्के झा के द्वारा ये लिखा गया है। डाह नाटक का पहला प्रकाशन पूछेगा तो ध्यान रखेंगे 1992 में पहला हुआ था, फिर दूसरा हुआ था 2010 ईस्वी में, 2010 में दूसरा हुआ था और तीसरा हुआ था 2019 ईस्वी में। तो 3 चरण में इसका प्रकाशन हुआ है। और इसके ओतन पोतन लिखने वाले हैं वो हैं एके झा। पूछेगा भूमिका के लिखवैया कौन है? तो वो है शिवनाथ प्रामाणिक। भूमिका के लिखवैया पूछेगा वो कौन है? शिवनाथ प्रामाणिक। ठीक, डाह नाटक कौन लिखे हैं? तो सुकुमार। डाह नाटक लिखे हैं सुकुमार, एके झा लिखे हैं ओतन पोतन पर विचार करने के लिए, और शिवनाथ प्रामाणिक क्या लिखे हैं? भूमिका। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला में जैसे शिवनाथ प्रामाणिक बोले वो पहला प्रकाशन में भूमिका लिखे हैं, लेकिन दूसर का प्रकाशन में कौन लिखे हैं? तो BN ओहदार। ध्यान रखेंगे, BN ओहदार जो है दूसर का प्रकाशन में BN ओहदार के द्वारा भूमिका लिखा गया है। अगला प्रश्न है, चाभी काठी में कई गो दृश्य है? चाभी काठी के बारे में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो चाभी काठी किसके द्वारा लिखा गया है? जो भीष्म पितामह खोठा में जिसे कहा जाता है वो है पानुरी जी। ठीक है, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1920 ईस्वी में हुआ, 25 दिसंबर 1920 ईस्वी। 25 दिसंबर को ही खोठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनको भीष्म पितामह की उपाधि किसने दिया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ दसौंधी राज जी ने इसे भीष्म पितामह की उपाधि दी थी। ठीक, 1920 में इनका जन्म होता है दोस्तों, और इनका निधन हो जाता है 1986 ईस्वी में। इनका निधन हो जाता है 1986 ईस्वी में। ठीक, तो इतना सारे चीज़ इसको याद रखेंगे। चाबी काठी 1986 में जन्म। चाबी काठी के लेखक कौन? श्रीनिवास पानुरी जी। 1920 में जन्म, 1986 में इनका हो गया निधन। 25 दिसंबर का जन्म हुआ था, इसलिए इसी दिन खोठा दिवस मनाया जाता है। इनको भीष्म पितामह की उपाधि किसने दी थी? तो दिया था विश्वनाथ दसौंधी राज। ठीक, पानुरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो धनबाद जिला में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। इनका पिताजी का नाम शालिग्राम पानुरी था। और ये भी पूछता है कि इनका शिक्षा पानुरी जी का कहाँ तक हुआ था? तो मैट्रिक 10वां तक ही पढ़े थे। चलिए चाबी काठी में आते हैं। चाबी काठी का प्रकाशन पूछेगा कि चाबी काठी का पहला संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? तो वर्ष 2000 ईस्वी में पहला संस्करण का प्रकाशन, और वर्ष 2019 ईस्वी में दूसरा संस्करण का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि चाबी काठी में कई गो दृश्य है? दृश्यों की संख्या पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का 25। दृश्यों की संख्या कितना है? तो 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चाबी काठी में दो शब्द कौन लिखल है? चाबी काठी में दो शब्द जो है किसके द्वारा लिखा गया है? सॉरी, इसका जो है 25 नहीं दोस्तों, 20 होगा सही आंसर। चाबी काठी में एकांकी नाटक है चाबी काठी, ध्यान रखिएगा। यानी अंक एक ही है, लेकिन दृश्य इसमें कितने हैं? 20 दृश्य है। ठीक, चाबी काठी नाटक एकांकी है, लेकिन इसमें दृश्यों की संख्या कितने हैं? 20 है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे है चाबी काठी नाटक में दो शब्द कौन लिखल है? दो शब्द जो है किनके द्वारा लिखा गया है? चाबी काठी नाटक में अर्जुन पांडुरी, गिरधारी गोस्वामी, विनोद रवानी, रामलीला रवानी।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 शब्द लिखने वाले कौन हैं? अर्जुन पानुरी। चाबी काठी नाटक में 2 शब्द अर्जुन पानुरी के द्वारा लिखा गया है। भूमिका लिखे पूछेगा तो गिरधारी गोस्वामी के द्वारा भूमिका लिखा गया है। ठीक, अर्जुन पानुरी कौन थे? श्रीनिवास पानुरी के बेटा। ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अर्जुन पानुरी श्रीनिवास पानुरी जी के बेटा थे, जो कि 2 शब्द इसमें लिखे हैं चाबी काठी में, और गिरधारी गोस्वामी भूमिका लिखे। फिर से आपको बार बार रिपीटेड करा दे रहे हैं ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, चाबी काठी नाटक कौन लिखे हैं? श्रीनिवास पानुरी जी। 2 शब्द अर्जुन पानुरी, भूमिका गिरधारी गोस्वामी। आगे बढ़ते हैं। चाबी काठी नाटक कैसन रचना लागे? तो ये अभी तो हम बताए चाबी काठी नाटक जो है कैसा रचना है? एकांकी रचना है, जिसमें दृश्यों की संख्या कितनी है? 20 है। दृश्यों की संख्या कितनी है? 20 है। ध्यान रखेंगे। पात्र इसमें पूछेगा तो कुल कितने पात्र हैं? 19 पात्र हैं, है ना। चाबी काठी नाटक में 19 पात्र हैं, जिसमें 14 पुरुष पात्र हैं और 5 महिला पात्र हैं। 14 + 5, 14 पुरुष पात्र और 5 महिला पात्र है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, कालू राम के कर जमीन रेहन नामे लेके हड़प ले ले। कालू राम मुख्य नायक इसमें कौन रहता है? चाबी काठी नाटक में तो रहता है शंभू। मुख्य नायक या पूछेगा मुख्य पात्र पूछेगा तो इसमें कौन रहता है? शंभू रहता है। ठीक है, और शंभू के माँ के नाम ही रहता है सुहांगी। शंभू के माँ के ही नाम रहता है सुहांगी। कालू राम इसमें कौन रहता है? जमींदार रहता है। क्वेश्चन पूछेगा कि नाटक में जमींदार के नाम का हल है ना। चाबी काठी नाटक में जमींदार के नाम का हल है तो था क्या? कालू राम, जो कि क्या था? सभी को सताता था। उसका फिर क्या बोलते हैं, उसका मुंशी का नाम पूछेगा। कालू राम के मुंशी कौन था? तो था फकीरा। कालू राम के मुंशी का नाम क्या था? फकीरा। चलिए, इसमें जमीन रेहन के नाम पर ले लिया था। रेहन पहले रखते थे लोग, जमीन को रख देते थे और उसके नाम पर पैसा कुछ मिलता था। जब पैसा लौटाते थे तब जमीन उसको वापस मिल जाता था। तो किसका जमीन वो रेहन के नाम पर ले लिया था? समरी के। किसका जमीन वो रेहन के नाम पर ले लिया था? समरी के, जिसके बाद उसे क्या कर लिया? हड़प लिया। ठीक, इसमें मुख्य नायक फिर से बता दें कौन था? शंभू, जो कि पढ़ा लिखा युवक था, BA तक वो पढ़ा था। ठीक, जमींदार कौन था? कालू राम। उसका मुंशी कौन था? तो फकीरा था। ठीक, 19 पात्र हैं, जिसमें 14 पुरुष पात्र और 5 महिला पात्र। कर्मी कैसन औरत रहे? दलाल, चरित्रहीन, शिक्षित या संस्कारी? कर्मी कैसी औरत थी? कर्मी के बारे में बताना है। कर्मी जो है कैसी औरत थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो दलाल औरत थी। कर्मी क्या थी? दलाल औरत थी। वो लोगों को फंसाने का काम करती थी। ये भी चाबी काठी नाटक में ही है। अगला है, अजगर नाटक के भूमिका कौन लिख ले? अजगर नाटक के बारे में आपसे पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि अजगर नाटक लिखा कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा अजगर नाटक लिखा गया है। ठीक है, उपनाम जिनका विश्वनाथ दसौंधी का राज है। अब यहाँ पूछा है भूमिका किनके द्वारा लिखा गया? भूमिका जो है किनके द्वारा लिखा गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा गिरधारी गोस्वामी। गिरधारी गोस्वामी द्वारा इनके भूमिका लिखा गया है। ध्यान रखेंगे, लिखे कौन है बुक? तो विश्वनाथ दसौंधी राज। और भूमिका लेखन कौन किए हैं? तो राज जी किए हैं। विश्वनाथ दसौंधी राज का जन्म वर्ष पूछेगा तो वर्ष 1943 इनका जन्म वर्ष है। दोस्तों, जन्म कहाँ हुआ था? तो धनबाद जिला में इनका जन्म हुआ था। विश्वनाथ दसौंधी राज जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो धनबाद जिला में इनका जन्म 1943 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा अजगर बुक के बारे में। तो अजगर का प्रकाशन, पहला प्रकाशन हुआ था वर्ष 2004 ईस्वी में। वर्ष 2004 ईस्वी में हुआ था
और दूसरा प्रकाशन हुआ था वर्ष 2020 ईस्वी में। दूसरा प्रकाशन वर्ष 2020 ईस्वी में। इसमें कितने अंक हैं? तो 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। और कुल कितने? 16 दृश्य हैं। कुल कितने? 16 दृश्य। पहला अंक में 6, दूसरा अंक में 4 और तीसरा अंक में 6। कुल मिलाकर के 16 दृश्य हैं। और कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। ठीक, तो इतना अजगर नाटक के बारे में जरूर याद रखेंगे। और हाँ, इसमें पूछ सकता है कि कितने पात्र हैं, तो कुल मिलाकर के 13 पात्र हैं इसमें। कितने पात्र हैं? 13 पात्र हैं, जिसमें महिला पात्रों की संख्या 3 और पुरुष पात्रों की संख्या 10, यानी 10 + 3 है, इसमें 13 पात्र। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपन भाषा सहज सुंदर, बुझे गोदर बुझे बांदर। गोदर नहीं होगा, गीदर होगा यहाँ। बुझे गीदर बुझे बांदर, ईटा केकरा भैनता लागे। अपन भाषा सहज सुंदर, बुझे गीदर बुझे बांदर, मतलब अपना भाषा सबसे सुंदर है, सबसे आसान होता है, जिसे सब कोई, बड़े बूढ़े बच्चे जो हैं इसे समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये कौन बोले थे? ए.के. झा, पानुरी जी, शिवनाथ प्रामाणिक या संतोष महतो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानुरी जी, है ना। पानुरी जी ये बात बोले थे। ठीक, अगला है आँखिक गीत काल के कौन रूपे हके। आँखिक गीत काल के कौन रूप हके? फुटकरा मुक्तक काल, खंड काल या चंपू काल? चंपू काल या प्रबंध काल? इसका बताना है सही आंसर। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर फुटकरा या मुक्तक काल। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आँखिक गीत लिखा कौन है, तो लिखे कौन है? श्रीनिवास पानुरी जी, है ना। प्रमुख रचना में आता है इनका आँखिक गीत की रचना पानुरी जी के द्वारा ही ये लिखा गया है। आँखिक गीत पानुरी जी के बारे में तो बता ही दिए। जन्म 1920 में, निधन 1986 में, धनबाद में हुआ था इनका जन्म। उपनाम पानुरी जी का, श्रीनिवास पानुरी जी के उपनाम क्या था? तो चीनिवास। उपनाम चीनिवास था, ध्यान रखेंगे। पुकारू नाम या उपनाम क्या था? चीनिवास था। ठीक, पूछेगा आँखिक गीत में कुल कितने कविताएं हैं? कौन कौन से कविताएं हैं? तो कौन कौन से कविताएं हैं इतना तो सारा याद रहेगा नहीं, लेकिन कितने कविताएं हैं ये जरूर ध्यान में रखेंगे कि कितने हैं। तो 71। ठीक, नाच बंदर नाच रे कविता ककर लिखल लागे। नाच बंदर नाच रे पैसा दबो 5 रे, है ना। ये कविता जो है किसमें प्रकाशित हुआ है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पानुरी जी के द्वारा। ये आँखिक गीत में ही पढ़ना है, आँखिक गीत पुस्तक में ही ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है आँखिक गीत कविता में कौन कविता शामिल न है? देखिए, ये सबसे बेहतरीन प्रश्न है और सबसे, हम बता सकते हैं कि सबसे टफ प्रश्न। करिया करेजा घर से, जोड़ी खोजा मान, आज हमर गीते दे से मानिक हमर। एकर में कौन जो है एकर में नहीं लिखल गेल है, तो एकर सही आंसर हो जते मानिक हमर। मानिक हमर जो है इसमें नहीं छपा हुआ है। अगला है विधवा कविता कौन किताबें शामिल है? विधवा कविता कौन किताब से शामिल है? तो विधवा कविता लिखा गया है आँखिक गीत में ही। विधवा कविता जो है किसमें लिखा गया है? आँखिक के गीत में ही। अंतिम में ये शायद हम पढ़े थे आँखिक गीत में विधवा कविता के बारे में। दलाल विधवा कविता, ठीक है, तो ये इसी में छपा है। हाँ, 71 नंबर में, 71 नंबर में ये कविता छपा हुआ है, विधवा कविता। ठीक है, एक आँखिक गीत में ही ये छपा है। क्वेश्चन देखिए, कविता में जो जो मुख्य कविता इसमें है जिससे प्रश्न बन सकते हैं वो सब जरूर ध्यान रखेंगे। 72 कविताएं हैं। ठीक है, कहीं 71, 72 कविताएं हैं, तो इनमें से प्रमुख जो है आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई, कैसी कविता है? ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई, मतलब ये कुकुर लोगों से सतर्क किया जा रहा है कि ऐसे लोगों से हमें क्या रहना है,
सतर्क रहना है, होशियार रहना है, दूर रहना है। तो ये कैसा कविता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अथार्थवादी। कैसा है? अथार्थवादी। अगला प्रश्न है, उमादित्य कौन नदी के करघात अपन गढ़ बनवले हले? उमादित्य, तो उमादित्य ये किसमें पढ़ना है? दामोदरक कोराय में हमें ये पढ़ना है। दामोदरक कोराय में हमें पढ़ना है। तो कौन नदी के कारघात, कारघात मतलब किनारे, किनारे जो है अपना गढ़ बनाया हुआ था? गंगा, दामोदर, भैरवी या फिर बराकर। एक सही आंसर क्या हो जितो क्वेश्चन नंबर 18 का? तो वो हो जितो दामोदर नदी के किनारे उमादित्य जो है अपना बनाया था क्या? गढ़। ठीक है। अगला है, काल केतु कैसन राजा रहे? काल केतु जो था वो कैसा राजा था? ठीक, ये सभी इसी से छपे हुए हैं। जैसे हमको दामोदरक कोराय में हमको मेला पढ़ना है, संरची कमल पढ़ना है, तो इसी से ये सभी लिए गए हैं। काल केतु कैसन राजा रहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, वो क्रूर विलासी और अत्याचारी था। क्रूर विलासी और अत्याचारी राजा था कौन? काल केतु। ठीक, अत्याचारी राजा था, कट्टर था। अगला प्रश्न है, गुरु जी चेठा कौन किताब छपल है? गुरु जी के चेठा, गुरु जी के चेठा फिकिर हम लोग पढ़ते हैं, ये कौन सा बुक में इसे छापा गया है? सोंध माटी में, छोहार में, खोटा निबंध में या डाह नाटक में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु जी के चेठा फिकिर जो है किसमें छपा हुआ है? छोहार में छपा हुआ है गुरु जी के चेठा फिकिर। गुरु जी के चेठा फिकिर कौन सा चैप्टर है आपका? चौथा या पांचवा चैप्टर में है गुरु जी के चेठा फिकिर। ठीक है, पांचवा चैप्टर में गुरु जी के चेठा। ठीक, चेठा ब्रैकेट में है फिकर। चेठा का अर्थ कल एक क्वेश्चन में पूछा था कि इसका अर्थ क्या होता है? फिकर। ठीक, जिसको लिखे हैं छोहार बुक कौन लिखे? चितरंजन महतो चित्रा। झबरू अपन घर बारी कितना में बेचो है? झबरू जो है अपन घर बारी कितना में बेचो है? तो एक सही आंसर का हो जितो 500 रुपया में। झबरू अपन घर बारी कितना में बेचो है? 500 रुपया में। अगला प्रश्न हो, माछी खोजे घाव और आदमी खोजे दाव, ई लोकोक्ति कौन कहानी आयल है? ई लोकोक्ति जो है कौन कहानी में आया हुआ है? तो 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा उबार कहानी। उबार कहानी कौन सा बुक में छपा हुआ है? आपको पता होना चाहिए उबार कहानी किस में छपा हुआ है? तो सोंध माटी में। उबार कहानी किस में छपा हुआ है? सोंध माटी का पहला चैप्टर है उबार। खूब सब इसी में है। उबार, जिंदगी डोआनी, खूब, धुआं धंधा, आजवार भौजिक बेड़ायल चंगा, ओद दीदा, मलकी बहू, सभी जो है सोंध माटी में है। सोंध माटी के लेखक कौन है? प्रोफेसर विनोद कुमार, है ना। जंगली कौन कंपटीशन में पास भेल रहे? तो जंगली किस में पास होता है? दरोगा में। दरोगा के परीक्षा में जंगली जो है पास हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दारोगा में। अगला प्रश्न है, अजवार भौजी के बेड़ायल चेंगा कहानी में लेखक अपने की है? भैंसुर, भौजी के देवर, चाचा या फिर दादा? तो अजवार भौजी के बेड़ायल चेंगा में लेखक अपने क्या है? भौजी के देवर। और भौजी के इसमें कै गो बच्चा रहता है? 10 गो बच्चा रहता है। ठीक है, तो अजवार भौजी के बेड़ायल चेंगा में लेखक खुद उसके देवर रहते हैं। रेशमी के सहेली का नाम की रहो है? तो रेशमी के सहेली के नाम का है सुगिया और हेमिया। सुगिया और हेमिया, ध्यान रखिएगा। रेशमी के सहेली का नाम सभी जो है ये सोंध माटी के चैप्टर में ही है सारा चीज़ें। ठीक है, खसिक जान जाहल और खेवैया के पेट ने भरे, ई लोकोक्ति कौन कहानी में आयल है? खसिक जान जाहल और खेवैया के पेट ने भरे, ये मलकी बहू होगा। मलकी बहू, है ना। मलकी बहू जो कि सोंध माटी में ही आपको पढ़ना है, मलकी बहू के बारे में। ठीक है, चलिए, मलकी बहू के बारे में पूछ सकता है कि इसमें मुख्य पात्र के रूप में कौन है? तो इसमें मुख्य पात्र में आता है बिशुन। मलकी बहू के मुख्य पात्र में पूछेगा बिशुन है। बिशुन और दयाल बाबू। बिशुन और दयाल बाबू। ठीक, तो इसमें मुख्य पात्र में यही दो आते हैं और इसी से
एक दो क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बिशुन का पूछता है कि बिशुन के दहेज में कितना पैसा मिला था, इसी में दहेज की बात किया गया है, तो 40,000 है ना, 40,000 दहेज मिलल हलै। ठीक, फटफटिया भी दब एक बात हलै, लेकिन ना मिलो हलै। 40,000 रुपया और एक फटफटिया दब एक बात भले। भीतर बाहर कहानी कौन भावेक लागे? भीतर बाहर कहानी भी सोन माटी में ही है, तो किस भाव का कहानी है? पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक या सांप्रदायिक? एक सही आंसर क्या हो जी? तो 27 नंबर का सही आंसर हो तो सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में। कौन सा महीना का ये कहानी है? भादो महीना का कहानी है। इसमें मुख्य पात्र कौन है? सिरजुआ। सिरजुआ जो है इसका मुख्य पात्र है, जिसका उम्र रहता है 26 साल, है ना। तो सांप्रदायिक सद्भाव, जिसमें आप पढ़ेंगे कहानी तो समझ में आ जाएगा। फुटबॉल खेलने जाता है, उसमें किसी का हाथ टूट जाता है ना, और उसके बाद जो है उसका ट्रीटमेंट वगैरह जो कराया जाता है, इसमें ये दर्शाया गया है। छुहार कहानी में बोड़ छुहार केकरा कहल गेल है? छुहार कहानी में बोड़ छुहार केकरा कहल गेल है? तो एक सही आंसर हो तो सूरज नारायण चौधरी गुरु जी जो थे ओकरा बड़ छुहार कहल गेल है। ठीक, छुहार कहानी चितरंजन महतो चित्रा। अगला है हम जियब कैसे, ई बोली ककर मुँह से बहरायल है। हम जियब कैसे, ये किस में लिखा गया है? हम जियब कैसे, तो छुहार कहानी में ही ये इसका वर्णन है। तो इसमें किसके मुंह से ये निकलता है कि हम जियब कैसे? तो चूनिया के मुंह से ये निकलता है हम जियब कैसे, जिसमें उग्रवादी वाला हमला उमला होता है, उसी में है ये। रायत से मालगुजारी कौन वसूल करो है? सॉरी, रैयत से मालगुजारी कौन वसूल करो है? राजा, जमींदार, अंग्रेज, रैयत। एक सही आंसर क्या हो जी? तो जमींदार। रैयत से मालगुजारी के लो है, जमींदार रैयत से मालगुजारी वसूल कर। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। क्लास आपको कैसा लगा, डिस्कशन कैसा लगा, आप सभी ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, ताकि और भी बेहतरीन प्रश्नों का आपको सीरीज मिलता रहे दोस्तों। और आप सभी अंत तक ज़रूर बने रहें। हमारे चैनल पर जो भी विद्यार्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।